हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरे जो चैप्टर्स है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बताया है कि क्लास 8 में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो है जो एक ओवरव्यू देखेंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चालू हुआ, क्या माहौल था यूरोप में, उसके बारे में। तो यहाँ पे यूरोप में मॉडर्नाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में हमको देखना है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें कि डायरेक्ट मैंने आंसर्स बताए हैं। तो कोpernicus रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट है ये कोpernicus। और उसके बाद कोलंबस, कोलंबस का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो इन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है करप्शन जो थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे उससे रिलेटेड है। और हेनरी एट है, जिन्होंने नॉट टू ओबे द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉप। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और मेरा एक और सजेशन है कि जब भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आता है तो अटेम्प्ट करके जरूर आना है। अगर तुक्के से भी कई बार हो सकता है कि आपके आंसर सही हो जाए। उसके बाद हमको आंसर्स देने हैं, गिव रीजंस देने हैं। तो सबसे पहला है व्हाई आर मार्टिन लूथर्स फॉलोवर नॉन एंड प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर्स के जो मार्टिन लूथर एक इंसान का नाम है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरेन जो है नाम देख रहे हैं तो कई बार हमको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मार्टिन लूथर एक पर्सन का नाम है, और उसके जो फॉलोअर्स थे, मतलब उसके जो साथी गण थे जो उनका उसका साथ देते थे, उनको प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाता था? प्रोटेस्टेंट मतलब विरोधकर्ता क्यों कहा जाता था? तो जर्मन, ठीक है, जर्मन रिलीजियस लीडर Martin Luther protested against these religious institutions and gave his opinion. He challenged the Christian leader Pope for independent power and also protested against the religious settlements and prevailing malpractices. So his believers were called Protestant. तो ये मार्टिन लूथर कौन है? एक जर्मन के रिलीजियस लीडर है। रिलीजियस लीडर मतलब एक धार्मिक लीडर है, जो वहां पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उस समय, कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह हुआ होंगे? जो चर्चेस थे वहां पे, और वहां के जो क्रिश्चियन लीडर हुआ करता था पॉप, ठीक है, उनको पॉप कहा जाता था। तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो ओपिनियन है, ठीक है, और ये जो पॉप को सिर्फ पूरा का पूरा पावर दे दिया जा रहा था, उसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे थे। तो ये जो रिलीजियस सेटलमेंट्स है और जो पहले से जो मेल प्रैक्टिसेस चले आ जा रही थी, जो कुप्रथाएं चले आ जा रही थी, उसके खिलाफ जो है जो मार्टिन लूथर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो उनके जो साथीगण हैं, उनके जो बिलीवर्स है, जो उनका साथ देने वाले हैं, उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। तो कैसे, किस तरीके की मेल प्रैक्टिसेस? तो इसमें बहुत सारे थे। जो ऐसा था कि जो चर्च का जो लीडर है पॉप, जो बोल रहा है उसको वैसे ही करना है, जो पूरा क्योंकि उस समय जो ऐसा था कि ये माना जाता था कि वो ही सुप्रीम है, और वो जैसा बोल रहा है, चाहे वो गलत हो सही हो, उसको आपको मानना ही है। तो ये सारे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उसके खिलाफ जो है जर्मन लीडर जो है मार्टिन लूथर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब नेक्स्ट है व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडर्स एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया में आ रहे थे, वो ट्रेड भी कर रहे थे, लेकिन इंडिया में आ रहे थे और काफी जगह जा रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनको वहां पे बसने की क्या जरूरत थी? ट्रेडिंग कंपनीज बनाने की क्या जरूरत थी? तो ट्रेडर्स गेन प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, बट देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडर्स जो है अदर कंट्रीज में जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। तो फॉरेन ट्रेड से वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो प्रॉब्लम केम इन दी। सो traders gave up work of craftsmen, started collecting raw materials and stocked them, and also they started doing the production. In this way, the trade company was started. तो यहाँ पे अब देखो ट्रेडर्स क्या है सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो ये मतलब जो क्राफ्ट्समैन है उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी जो है, जो जो भी मतलब क्राफ्ट्समैन के ऊपर डिपेंड होना होकर छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या करते थे कि वहां पे उन्होंने खुद ही रॉ मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट करवाया, स्टॉक करवाते थे और खुद ही वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जो ट्रेड कंपनी है वो स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है व्हाई डिड मिडलमैन बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियन मॉडर्न सोसाइटी। तो वहां पे मिडिल मिडिल क्लास जो है वो बैकबोन कैसे बन गया मॉडर्न सोसाइटी में? तो ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेड मेनी ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सच एज बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क एंड अकाउंटेंट। वी कॉल दिस क्लास एज मिडिल क्लास पीपल।
skilled workers and producers also come अंडर दिस क्लास। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड इंक्रीज होने के बाद बहुत सारे ऑक्यूपेशन उससे रिलेटेड आने लग गए, जैसे कि बैंकर हो गया। पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या है, बैंक भी एस्टेब्लिश हो गया, बैंकर हो गया, ब्रोकर हो गया। ब्रोकर जो पैसे का लेन देन करता है उसे ब्रोकर कहा जाता है, जो ब्याज में पैसे देता है उसे ब्रोकर कहा जाता है। क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, अलग अलग नए नए पोस्ट आने लग गए। तो ये जो पोस्ट वाले जो लोग हैं इनको क्या कहा जाने लगा, मिडिल क्लास पीपल। और ये जो स्किल्ड वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स है ये भी इसके अंदर ही आया करते थे। स्किल्ड वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स मतलब जिनके पास कला है, ठीक है, कोई चीज बनाने की कला है, वर्कर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो भी इसके अंदर आने गए। तो ये दिस टाइप ऑफ क्लास is not tied with the bondage of superstition and tradition. These people are eager to know new things. In this way, middle class became the backbone of modern society. तो ये जो क्लास थी इसमें कोई बॉन्डेज नहीं था, कोई सुपरस्टिशन नहीं थे, कोई छुआछूत वाली भावना नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन नहीं था, एक नया क्लास उभर के आ रहा था। तो ये लोग क्या थे, नई नई जो चीजें हैं उसको जानने के लिए एकदम तत्पर रहते थे। तो और ये जो मिडिल क्लास जो ग्रुप है इसे बैकबोन कहा जाने लगा मॉडर्न सोसाइटी का। तो उसके बाद हमको देखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग जो स्टार्ट हुई, ठीक है, जो आर्ट थे प्रिंटिंग के, पहले क्या हाथ से लिखा जाता था, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। तो अब क्या है, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गए थे। तो इस जो इन्वेंशन है उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन लार्ज नंबर वाज वेरी इजी एंड at a lower cost in that time. Therefore, propaganda of knowledge was fast. Because of knowledge of ancient ideas and modern views, आइडियल रेवोल्यूशन गॉट अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग मशीन जो आए, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन का जो बुक्स है वो लार्ज नंबर में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के पास अवेलेबल हो गया, जो सोसाइटी वहां पे अवेलेबल हो गया और एकदम लो कॉस्ट में। उस टाइम में जो भी कॉस्ट था वो उस समय का लो कॉस्ट था, जहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो गई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बुक प्रिंट होने लग गई। तो इससे क्या हो गया, जो प्रोपेगेंडा ऑफ नॉलेज मतलब जो फैलाव है नॉलेज का, ठीक है, जो नॉलेज लोगों के पास होना चाहिए वो क्या है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो लोगों के पास जो है एंशियंट आइडियाज भी थे, मॉडर्न व्यूज का भी नॉलेज था। तो ये जो दोनों मिक्सअप होके एक आइडियल रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा था और एक नई दिशा में लोगों को लेके जा रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट गुड्स डिड अरेबियन ट्रेडर्स सेल टू यूरोपियन ट्रेडर्स। तो अरेबियन ट्रेडर्स जो है वो यूरोपियन ट्रेडर्स को कौन से गुड्स बेचा करते थे। तो अरेबियन क्लोथ, शुगर etc. were exported to Europe. These materials were unloaded in Geneva, in Italy, Venice, Milan, and so. And European traders bought these materials by paying tax from these markets and sold them in different markets of Europe. तो अरेबिया से जो है कपड़े और शक्कर, ठीक है, क्लॉथ और शक्कर जो है यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन डायरेक्ट यूरोप में नहीं जाता था। ये मटेरियल जो है जिनीवा जो इटली में है, विनिस, मिलान और कई जगहों पे क्या है, ये मटेरियल्स को अनलोड किया जाता था। वहां से यूरोपियन ट्रेडर्स जो है इसको बाय करते थे, इसको परचेज करके लेके आते थे, और इनको परचेज जब करते थे तो उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था, और उसके बाद जो है वो उनको जाके यूरोपियन मार्केट में बेच देते थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन अबाउट रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। तो रेनेसेंस का मतलब होता है एक नई सुबह, एक नया अवतार मान लीजिए, एक नया रिबर्थ मान लीजिए। तो रेनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिबर्थ। जैसे कि मैंने बताया एक नई मतलब एक नया बर्थ मतलब एक नया जन्म मान लीजिए लोगों के लिए। डिफरेंट कल्चर्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा influence the change of views. Artists have mostly depicted human emotions and natural beauties of nature in their art pieces. Scientists like Copernicus and Galileo established new scientific explanation about universe by breaking the olden plates. तो यहाँ पे नए नए डिस्कवरीज होने लग गए, ठीक है। लिटरेचर में लोग अलग तरीके के लिटरेचर्स लिखने लग गए, आर्ट हो गया, आपका कोई भी फाइन पोर्ट्री हो गया, कोई भी स्कल्पचर बनाने का हो गया, साइंस हो गया, सारी चीजें जो है ये लोगों के माइंड को चेंज करने लगे, उनके व्यू को चेंज करने लगे। तो आर्टिस्ट भी यही दिखाना चाहते थे, जो भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ मूर्तियां बन रही है तो उसमें वो ह्यूमन के इमोशंस को दिखाना चाहते थे कि क्या ह्यूमंस फील करते हैं, उनको इमोशंस मतलब उनकी जो फीलिंग है उसको दिखाना चाहते थे, जो नेचुरल ब्यूटी है नेचर उसको अपने आर्ट पीसेस में दिखाना चाहते थे। और जो साइंटिस्ट है वो भी नए नए डिस्कवरीज करते जा रहे थे, नए नए एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे थे, जैसे कॉपरनिकस और गैलीलियो हो गए। जैसे कि उस समय और जो यूनिवर्स का ओल्ड बिलीफ है उसको चेंज करते जा रहे थे। जैसे कि पहले माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, तो उसको चेंज करके अर्थ क्या है, राउंड। पहले ये माना जाता था कि सूरज सूरज के
मतलब सूरज का चक्कर जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हम सबको पता है, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी स्टेबल एक जगह पे है और सूरज उसका चक्कर लगा रहा है। तो ये सारी ओल्ड बिलीव्स है, इसको साइंटिस्ट ने ब्रेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच थ्री क्लास ऑफ सोसाइटी केम इनटू रोल, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कौन से तीन क्लास है सोसाइटी के वो आए, उनको हमको एक्सप्लेन करना है। तो एज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्री क्लासेस ऑफ सोसाइटी केम इनटू रोल। तो पहला है द रिच क्लास कंट्रोल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, दे प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू रेस्ट ऑफ द टू क्लासेस। तो जो जैसे कि मतलब जो रिच क्लास है जो ट्रेड और इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे वो रिच क्लास के अंदर आते थे, और ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे जो बाकी के जो मिडिल क्लास और लेबर क्लास है उसको। तो मिडिल क्लास के बारे में हमने पहले भी देखा है, ये जो है रिच क्लासेस के लिए वर्क करते थे, जैसे कि बैंकर्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क हो गया, ब्रोकर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर क्लास। और लेबर क्लास मतलब जो लेबर वाला काम करते हैं, द लेबर यूज्ड टू डू मैनुअल वर्क फॉर द अपर टू क्लास स्पेशली इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है हाउ डू डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म टेक प्लेस। तो फ्यूडलिज्म कैसे खत्म हुआ उसको हमको देखना है। तो उससे पहले हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन, है ना, कोई राजा दूसरे राजा के अधीन होकर काम करता है तो उसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। तो राइज इन ट्रेड आल्सो अफेक्टेड द पॉलिटिकल एरियाज ऑफ यूरोप, ट्रेड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट सपोर्टेड द गवर्नमेंट, रूलर्स आल्सो रिलाइड द ट्रेडर्स बाय रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू द prosperity of the nation, with their business class got importance and respect in the country with the rise of trade in Europe and decline in feudalism took place. So जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, ठीक है, जो पॉलिटिकल एरिया है यूरोप की वहां पे भी उसका फर्क आने लगे। तो ट्रेड जो है गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए उसको सपोर्ट किया जाता करते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहते थे कि अगर वो ट्रेडर्स को सपोर्ट करेंगे तो जो रूलर्स है वो भी ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो रूलर्स जो है वो ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट हो जाए और नेशन की प्रॉस्पेरिटी हो, बिजनेस क्लास जो है उसको इम्पोर्टेंस मिले और उनकी रिस्पेक्ट हो कंट्री में, तो इससे क्या है ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है फ्यूडलिज्म जो है वो खत्म ही हो जाएगा, जो राजा वाला जो प्रथा है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन ट्रेड इन यूरोप। तो यूरोप में जो ट्रेड बढ़ता जा रहा था उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या प्रभाव। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इफेक्ट है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लरिश। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पे बढ़ता गया। सोशल सिस्टम, द मिडिल क्लास बिकम द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट, जैसे कि हमने देखा कि जो फेडरलिज्म है वो डिक्लाइन होने लग गया ट्रेड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन आंसर, चैप्टर भी काफी इजी है। और आप अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी रेफर करें। सीजी की बुक में भी दिया हुआ है बट कट शॉर्ट कर दिया गया है। तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक भी रेफर करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपका नॉलेज भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दो तीन बार जो है वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्वेश्चन आंसर्स भी पॉइंट टू पॉइंट में करवाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोशल साइंस में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है। अननेसेसरी का लिखना मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ टीचर्स हैं वो सोशल साइंस को ऐसे ही बना के रख दिए। वो क्या बोलते हैं ना, छापने वाला जो सब्जेक्ट है, फेंकने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है भाई। सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट से ही हम अपने मतलब जो प्रेजेंट है उसको सुधार सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है आप सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो बाय बाय।